नमस्कार, नशो खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज हमारे पास जो टॉपिक है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जिसे समाज में लोग बात करने पर डरते हैं, जिसके बारे में अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके सामने कंसल्ट करने से भी शायद कतराते हैं। और इस प्रॉब्लम का नाम है, इस डिजीज़ का नाम है मेंस इनफर्टिलिटी या फिर कहें कि पुरुष बांझपन। तो अगर आपके शुक्राणु मेल शरीर में इतने नहीं बन रहे हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव हो पाए या फर्टाइल हो पाए या एज अ चाइल्ड आपको गिफ्ट मिल पाए, वो चीज़ एक मेल इनफर्टिलिटी की कैटेगरी में आती है। अच्छा, तो इसके होने के कोई ख़ास कारण जो शरीर में देखने के लिए मिल जाते हैं? बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं, जैसे कि सबसे पहले तो वेरिकोसील बहुत कॉमन मिलता है कि वेरिकोसील अगर हो गया तो इनफर्टिलिटी आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा हमारी डाइट, मतलब हमारा लाइफस्टाइल, हमारा रहने देने का तरीका, उसके बाद हमारे किस तरीके से शरीर वर्क कर रहा है। जैसे कि मेरे को अगर डायरिया लगा रहता है हर टाइम तो मेरे को ये दिक्कत आएगी कि मेरे शुक्राणु नहीं बनेंगे या मेरे शुक्राणु नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर ये बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि कोलाइटिस, IBS, और ये भी चीज़ें मैटर करती हैं क्योंकि ये भी सारी की सारी चीज़ें लाइफस्टाइल से ही जुड़ी हुई हैं, आपकी डाइट से जुड़ी हुई है। तो बहुत मल्टीपल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी क्रिएट हो जाती है मेल बॉडी में। अच्छा, मतलब इसमें डाइट का एक बड़ा फैक्टर है या किसी और चीज़ का बड़ा फैक्टर है? आप देखो, बहुत सारे अलग अलग रीजंस हैं। जैसे कि अगर आप एक विलेज एरिया में जाते हो तो वहाँ पर हम देखते हैं कि पानी जो पिया जा रहा है वो आज की डेट में तो गवर्नमेंट लाल निशान लगा देती है। पहले कोई ऐसे लाल निशान नहीं देते, तो जब वो पीते थे तो पीने की वजह से हमारी इंटेस्टाइन में भी एक IBS जैसी दिक्कत या कोलाइटिस जैसी दिक्कत हो जाती थी, जिसमें हमारी इंटेस्टाइन स्वेल्ड हो जाती थी। अब वो स्वेलिंग की वजह से भी क्या होता था कि हमारा जो खाना पीना है वो हमारे शरीर पे लग ही नहीं रहा, और जब वो लगता नहीं है तो फिर वो हमारी पूरी बॉडी में शुक्राणु बनाने वाली में मैकेनिज्म पे काम नहीं करता, और जब वो काम नहीं करेगा तो फिर वो दिक्कत आती है कि इनफर्टिलिटी क्रिएट होती है। अब तो गवर्नमेंट ने लाल निशान दिखा दिया कि अब वो चीज़ इन्फेक्शस नहीं है या इन्फेक्शन नहीं है। पहले के ज़माने में ये दिक्कत होती थी। अब आज की डेट में भी अगर हम गंदा कंटामिनेटेड वाटर वगैरह पी लेते हैं तो इंडाइजेशन या फूड पॉइजनिंग जैसी चीज़ें जो हम देखने को मिलती हैं वो भी एक कॉमन रीज़न होता है कि हम सोचते नहीं हैं इसके बारे में, बट बहुत मेजर रोल है इनका भी कि हमारा डाइजेशन सिस्टम कैसा है, हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी कैसी है, हम जो खा रहे हैं वो एक्चुअली में हमको लग भी रहा है या नहीं लग रहा। बहुत अलग अलग रीजंस होते हैं। अब जैसे वेरिकोसील है, ब्लड सप्लाई सर्कुलेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, वहाँ पर मेंस थोड़ी सी फुली जिसकी वजह से रिफ्लक्सेस क्रिएट हुए, रिवर्सल फ्लो स्टार्ट हुआ जिसकी वजह से दिक्कत आनी चालू होगी कि फर्टिलिटी। दूसरा जो टेस्टीज़ हैं वो डिसेंडेड थे या अनडिसेंडेड थे कि ऊपर की तरफ थे, फिर उसके बाद सर्जरी से बाहर निकाला, उसके बाद ट्रबल हो जाती है। बहुत अलग अलग रीज़न्स है, ऐसा कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है जिसके मैं बात करूं कि यही रीज़न होगा, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं। हिमांशु जी, जैसे कि अभी सोसाइटी में एक मिथ भी है कि अगर एक महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है या प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है तो वो महिला की गलती है, वो पुरुष की गलती नहीं है। लेकिन क्या इसका कारण है? इस मिथ को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या पुरुष दिक्कत जनरेट होती है पुरुषों में या फिर महिला की कोई गलती? देखो, एक ना बहुत बढ़िया यहाँ पर एक सराउंड बना हुआ है। हमारा जो सोशली एटमॉस्फेयर है ना, ये ज़्यादातर मेल डोमिनेटिंग है। मेल डोमिनेटिंग है तो वो क्या करता है कि वो अपने पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगने देता, और जब वो अपने पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगने देता तो इसलिए वो सारी जाँच अपनी वाइफ की करवाता है। और जहाँ पर मेरे को ये लगता है कि टाबू है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि अगर दिक्कत फीमेल में हो सकती है तो दिक्कत मेल में भी हो सकती है। तो यहाँ पर दोनों में 50-50% की प्रोबेबिलिटी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि फीमेल में ही सारी प्रॉब्लम होगी और ऐसा भी नहीं है कि मेल में ही सारी प्रॉब्लम होगी। दोनों में अपनी अलग अलग दुविधा हो सकती है। कभी कभार हमारे पास कपल्स आते हैं तो कपल्स भी कहते हैं कि मैं PCOS की पेशेंट हूँ, एज ए फीमेल बोलते हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो मेल की सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट या स्पर्म काउंट की जो रिपोर्ट होती है वो इतनी अनफ नहीं होती कि जिससे प्रेगनेंसी हो पाए। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि दोनों में से कोई भी हो। तो बल्कि एक चीज़ है कि अगर आप एज ए कपल, मैं आपके ही शो से बात करूँगा, अगर आप एज ए कपल एक दूसरे को हाथ में हाथ और साथ दे सकते हैं तो आप इस प्रॉब्लम से भी निकल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक फीमेल प्रॉब्लम है तो फीमेल को ही दिक्कत है। मेल वहाँ पर हेल्प करेगा तो फीमेल निकल जाएगी, और जहाँ पर मेल को दिक्कत होगी तो फीमेल हेल्प करेगी तो वो भी मेल भी इन प्रॉब्लम से निकल सकता है। अच्छा, तो मतलब बेसिकली ये सोसाइटी का टाबू जो है वो हटाने की तो ज़रूरत है ही। इसके अलावा अगर मेरा सवाल ये होगा कि इसको आयुर्वेद में किस तरीके से आप ट्रीट करते हैं? तो आयुर्वेद
का ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट नहीं है। ऐसा है कि हम बेसिकली रूट कॉज पे काम करते हैं। जैसे आपने पहले पूछा कि रीज़न क्या है, तो पहले हम हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं, नॉर्मल सी होती है। अब उसमें हमारा आयुर्वेद ये कहता है कि ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिससे हमें शुक्राणु मिलते हैं या जिसे हम स्पर्म जिससे हमें मिलते हैं, वो 7th स्टेज पे होता है। 7th स्टेज इज़ लास्ट स्टेज, क्योंकि वो आखिरी स्टेज होती है जहाँ पर वो न्यूट्रिशन गैदर कर पा रहा है या जहाँ से वो ले पा रहा है। अब हमें रूट कॉज देखनी है कि उसमें पेट की दिक्कत है या मेटाबॉलिक एक्टिविटी की दिक्कत है या फिर वेरिकोसील परसिस्ट कर रहा है या फिर और अदर रीजंस। उसमें हम पहले रीज़न को फाइंड आउट करेंगे। जब हमें रीज़न मिलता है तो हम पहले वहीं पे हिट करते हैं जहाँ पर हमें लग रहा है कि ये चीज़ ट्रबल कर सकती है। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं इनफर्टिलिटी को लेकर, बट उनकी जो दिक्कत बेसिक निकलती है IBS के निकल गई, कोलाइटिस के निकल गई। बड़े 7 साल से वो कोलाइटिस की प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि इनफर्टिलिटी होगी। सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट जो आ रही है वो सिर्फ 5 मिलियन आ रही है, 6 मिलियन आ रही है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अगर हम IBS को थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे तो हम शुक्राणु उड़ा सकते हैं। तो ये एक बेसिक रूट हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कारण क्या है जिसकी वजह से हमारा सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में कम आ रहा है। अब कभी कभार ऐसा भी मिलते हैं कि केसेस जहाँ पर हमारे को अंडकोश के जो टेस्टिकल्स होते हैं वो छोटे मिल रहे हैं, बायलेटरल स्मॉल टेस्टिस है, मतलब वो ग्रोन अप ही नहीं ढंग से हो पाए, हुए तो इतने ही हुए, बट उनकी वर्किंग है, बट उनकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट जो है वो लेस देन 15 मिलियन है। अब WHO कहता है कि 15 मिलियन स्पर्म काउंट इज़ एनफ फॉर प्रेगनेंसी और एनफ फॉर कंसीव। अब फॉर 15 मिलियन जो है उससे कम है, तो उसको हम कैसे अब बढ़ाएंगे? अब उसको बढ़ाने के लिए उनके टेस्टिकल्स छोटे हैं, तो वहाँ पर हम कुछ ऐसी मेडिसिन को यूज़ करते हैं या ऐसे हर्ब्स को यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हम टेस्टिस की फंक्शनिंग बढ़ा सके। अब जैसे कि कुछ हर्ब्स तो हम दुनिया में भी जानते हैं, जैसे गोखरू हो गया कि वो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है, तो हम उस कुछ ऐसी मेडिसिन या रसायन को यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो बूस्ट होए, अपनी फंक्शनिंग को बढ़ाए और अपना काम ढंग से थोड़ा सा नहीं, अपने काम से थोड़ा सा बढ़कर काम करे, जिसकी वजह से काम निकल आए अपना। अच्छा, तो इसमें मतलब बेसिकली जिस इंसान को अगर इनफर्टिलिटी हो भी रही है तो उससे पहले उसको कोई सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं बॉडी में कोई ऐसे कुछ सिम्टम्स नहीं देखे जाते कि अगर इनफर्टिलिटी हो रही है तो ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़े बहुत पेशेंट ये कहते हैं कि मेरा वीर्य पतला हो गया है, पहले मेरा गाढ़ा आता था, अब वीर्य मेरी विस्कोसिटी कम हो रही है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बॉडी में कोई चेंजेस ऐसा सो कोई सिम्टम्स नहीं आते। हाँ, बट जब वो सीमन एनालिसिस करवाते तब उनको लगता है मैं तो बिल्कुल फिट था, सारी चीज़ें मेरी ठीक थी, बट फिर मेरे को क्यों हो गया ये दिक्कत। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं कि इसके लिए कोई सिम्टम ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। हाँ, वेरिकोसील से अगर आप ये प्रॉब्लम ले रहे हैं या वेरिकोसील की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप वेरिकोसील को एक जिम्मेवारी दे सकते हैं कि हाँ वेरिकोसील दिक्कत दे रहा है। तो अलग अलग रीजंस हैं, उसको उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा कर सकते हैं। ये तो सिम्टम की बात है। बस लास्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि जो लोग कंसल्ट करने से डरते हैं, जो लोग डॉक्टर के सामने आकर बोलने से डरते हैं, फिर उनके लिए आप क्या कहेंगे? वो कैसे आप इससे कंसल्ट? देखो, सिंपल सी बात है, ये ताबू हमारी ना सोसाइटी ने क्रिएट किया हुआ है कि अगर आप इनफर्टिलिटी क्लिनिक में जा रहे हैं या कोई भी आप IVF क्लिनिक में जा रहे हैं, कोई आपको आते जाते बंदा ना देखे या आपको कोई पड़ोसी ना देख ले, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना वो ये सोचते हैं कि ये मेरे ऊपर एक दिक्कत है, मेरे मैनलीहुड पे दिक्कत है। बट मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। बीमारी है, बीमारी के सॉल्यूशन भी हैं, आपके आसपास इतने सारे डॉक्टर्स भी हैं, आप पूछो, उनसे बात करो इस बारे में, वो आपको इस बारे में राह भी देंगे, डिस्कस भी करेंगे और आपको ठीक करने की कोशिश भी की जाएगी। बट जब तक आप इस बारे में बात ही नहीं करोगे और आगे बढ़ के बात बताओगे ही नहीं, तब तक ना मैं, ना कोई डॉक्टर, ना कोई आपका साथ देने वाला जो सपोर्टिव मेंबर, कोई भी आपको राह नहीं दिखा सकता। एक ये तो नॉर्मल सी चीज़ हुई। अब मेरे पास क्या है कि मेरे पास एक टीम है, हम ये भी आपको एक सुविधा देते हैं, हम क्या बहुत सारे देते भी होंगे इस बारे में, बट हम एक सुविधा देते हैं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है, आप फेस हाइड करके या आपको ऐसा लगता है कि मैं ना अपने आप को, मैं अपनी आइडेंटिटी को छुपा सकूं, तो आप अपनी आइडेंटिटी छुपा कर मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सोल्यूशन ले सकते हैं, जिससे ना आपको कोई दिक्कत, जिससे ना आपकी कोई इंटरेक्शन, आप घर बैठे फ़ोन पे मेरी टीम से बात करके उसका एक सॉल्यूशन ले सकते हैं। ये एक हम सुविधा देते हैं अपने पेशेंट्स को, जिसमें हिस्ट्री टेकिंग का पार्ट भी आप उसी में ही इन्वॉल्व होता है, जिसमें हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो आपकी हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं, फिर उसके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन बनती है, हमें लगता है कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है,
फिर उसके बाद आगे प्रोसेस किया जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच जाबन जी, आपका हमारे साथ चर्चा करने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा कि ये जो मेंस इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो कोई जो टाबू आपके दिमाग में है कि एक फ़ीमेल के लिए ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक है या फिर मेल के लिए है, या फिर अगर कंसल्ट करने से आप डर रहे हैं तो आप डॉक्टर से किस तरीके से कंसल्ट करेंगे, इसका जवाब भी आपको मिल चुका होगा। इसी तरीके से और रिपोर्ट्स के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।